प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे। और रिलेटिव वेलोसिटी के वेरियस कंडीशंस के बाद हमने आपको बताया था रिवर एंड स्विमर्स प्रॉब्लम या रिवर एंड बोट्स प्रॉब्लम। तो रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में हमने बताया कि जनरली दो केस आपको आते हैं। एक कि यदि कोई स्विमर नदी के किनारे खड़ा है और वो नदी को कम से कम डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है, तो उसे किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, कितने एंगल पर तैरना चाहिए, तैरते समय पानी में उसकी स्पीड, स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी और कितने टाइम में वो नदी को क्रॉस कर लेगा। ये 4 क्वेश्चन उस पर आते हैं। इसी में जो आपका केस 2 है, वो केस 2 है कि यदि कोई नदी है और कोई स्विमर नदी को कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, कम डिस्टेंस में नहीं, कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो उसे किधर तैरना चाहिए, किधर तैरेगा तो किधर जाएगा, कितने टाइम में नदी को पार कर लेगा, और यदि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड इतनी है तो बहते हुए पानी में यानी स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी। इन सब की चर्चा केस 2 में करेंगे। तो 4 क्वेश्चन केस 1 में आते हैं और 4 क्वेश्चन केस 2 में आते हैं। इस केस 2 के पढ़ने के बाद आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से केस 2 को समझिए। तो केस 2 में हम लिखेंगे, केस 2, इफ swimmer tends to cross the river in shortest time। यदि कोई स्विमर किसी नदी को शॉर्टेस्ट टाइम यानी कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो उस केस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या जानना चाहिए। देखिए, मान लीजिए यह एक नदी है। इस नदी की चौड़ाई d है और इस डायरेक्शन में नदी का पानी बह रहा है, यानी ये स्ट्रीम के फ्लो का डायरेक्शन है, जिसको हमने एरो से दिखाया है। नदी की धारा यानी पानी इस डायरेक्शन में बह रही है। एक स्विमर या एक बोट नदी के एक किनारे पर ए पॉइंट पर है, तो स्विमर यानी तैरने वाला यहाँ ए पॉइंट पर है, नदी के इस किनारे पर। स्विमर नदी के इस किनारे से इस किनारे पर जाना चाहता है, लेकिन स्विमर ये चाहता है कि हम कम से कम टाइम में नदी को पार कर जाएं। ठीक है, तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या जानना चाहिए, इसी की चर्चा होगी। यहां पर मान लीजिए कि स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी vs है, यानी vs क्या है पूछा जाए तो आप बता दीजिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, और vw मान लीजिए स्टीम की वेलोसिटी है, यानी पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसको हम vw से लिखे हैं, यानी vw को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये स्विमर की वेलोसिटी तब है जब वाटर स्टिल हो, स्टिल वाटर में, और ये पानी की स्पीड है कि नदी में पानी किस स्पीड से बह रहा है। तो अब स्विमर यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा है और ये नदी को पार करना चाहता है कम से कम टाइम में। तो पहला सवाल ये उठता है कि स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। तो यहाँ पर पहली चीज आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एक स्विमर नदी को कम से कम टाइम में पार करना चाहता है तो उसे किस तरफ तैरना चाहिए, तो आप बता दीजिए कि यदि स्विमर नदी को कम से कम टाइम में पार करना चाहता है तो उसे स्ट्रीम के परपेंडिकुलर मोशन करना चाहिए, स्ट्रीम के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए। यानी स्विमर यहाँ है और कम टाइम में यदि नदी को पार करना चाहता है तो पहला सवाल किधर तैरना चाहिए,
तो आप बता दीजिए बिल्कुल स्ट्रीम के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए स्विमर ए से तैर रहा है बी की तरफ और स्विमर की स्टिल वाटर में वेलोसिटी है vs। लेकिन हमने बताया था कि जब कोई आदमी किसी बहते हुए पानी में तैरता है तो तैरता किसी और तरफ है लेकिन जाता किसी और तरफ है। तो किधर तैरेगा तो किधर जाएगा, ये भी तरीका हम पिछले में आपको बता दिए थे। मान लीजिए स्विमर तैर रहा है स्ट्रीम के परपेंडिकुलर, पानी के बहाव के बिल्कुल परपेंडिकुलर तैरना चाहिए यदि वो कम टाइम में नदी को क्रॉस करना चाहता है तो मान लीजिए स्विमर ए से बी की तरफ तैरना स्टार्ट किया, लेकिन चूंकि पानी भी बह रहा है तो इस डायरेक्शन में ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ वाटर है। तो स्विमर तैर तो इधर रहा है और पानी इधर बह रहा है, तो स्विमर जिधर तैरेगा उधर नहीं पहुंचेगा, तैरेगा किसी और तरफ, पहुंचेगा किसी और तरफ। तो किधर तैर तो रहा ए से बी की तरफ, लेकिन स्विमर पहुंचेगा किधर, ये जानने के लिए स्विमर की वेलोसिटी का जो वेक्टर है और स्ट्रीम की वेलोसिटी का जो वेक्टर है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वहीं पहुंचेगा स्विमर। मैं इसको पहले हेडिंग में डिस्कस कर चुका हूं। तो रिजल्टेंट जानने के लिए इन्हों दोनों वेक्टर के हेल्प से पहले पैरेललोग्राम बना लीजिए और पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा। यानी स्विमर तैर रहा था ए से बी की तरफ, लेकिन वो एक्चुअली पहुंचेगा सी पॉइंट पर। तो स्विमर तो तैर रहा था सीधे ऐसे, लेकिन चूंकि पानी लगातार बह रहा है इसलिए स्विमर भले ही तैरेगा इधर, लेकिन पानी उसको बहा के सी पर पहुंचा देगी। तो स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी vs थी और जब बहते हुए पानी में तैरेगा तो स्विमर की वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। ठीक, तो तैर रहा है सीधे, लेकिन सीधे वो अपने जान में तैर रहा है, लेकिन पानी उसको ऐसे तिरछे ले जाएगी। तो जिधर तैर रहा है उससे कितने एंगल पर जाएगा ये भी आपसे पूछा जाता है। अब तैर रहा था ए से बी की तरफ, जाना तो चाहता था बी पर, लेकिन पानी ने बहाकर उसको सी पर ले गया। तो जहां जाना चाहता था और जहां पहुंच गया दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए x है। ठीक, और चूंकि ये वेक्टर भी w है तो पैरेललोग्राम है तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसलिए इसको भी वेक्टर मान लें तो ये भी हो जाएगा vw। ठीक, तो पहला सवाल ये होगा कि यदि कोई स्विमर किसी नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना चाहता है तो उसे किस तरफ तैरना चाहिए। तो आप सीधे बता दीजिए कि शॉर्टेस्ट टाइम में नदी को पार करने के लिए स्विमर को स्ट्रीम के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए। तो पहला सवाल आप यहाँ आंसर दे दीजिए, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम swimmers should be swim in perpendicular to the flow of stream। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि यदि कोई स्विमर किसी नदी को कम टाइम में पार करना चाहता है तो उसे किस तरफ तैरना चाहिए। तो आप बता दीजिए कि यदि कम टाइम में स्विमर नदी को पार करना चाहता है तो उसे स्ट्रीम के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। इसमें दूसरा सवाल पूछा जाता है कि स्विमर यदि रिवर के परपेंडिकुलर तैर रहा है तो तैर तो रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन वो जाएगा कितने एंगल पर रियल में, तो ये थीटा आपसे पूछा जाता है। तो आप ट्रायंगल ले लीजिए ABC, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्विमर। तो ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यदि वेलोसिटी लेंगे VW तो बेस भी वेलोसिटी VS लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा VW अपॉन VS। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, या यही ट्रायंगल लेकर tan थीटा लगाओगे
तो परपेंडिकुलर यदि वेलोसिटी ना लेकर डिस्टेंस लोगे तब भी हो जाएगा x अपान परपेंडिकुलर d है तो ये d हो जाएगा। तो दोनों में से किसी से भी थीटा निकल जाएगा, चाहे इससे या इससे। यदि दोनों की वाटर की और स्विमर की वेलोसिटी दिया होगा तब इससे थीटा निकाल लेना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एंगल यहाँ से निकलता है तो इन दोनों की वैल्यू रख के एंगल निकाल लेंगे, फिर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, डी दिया रहेगा, यक्स पूछ देगा कि स्विमर जिस डायरेक्शन में तैर रहा है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए उससे कितना दूर पर पहुँचेगा, कभी कभी यक्स पूछ देता है। तो जैसे भी हो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, थीटा दोनों से निकल जाएगा। या कभी कभी मैंने बताया कि ये दोनों दिया रहता है तो वहाँ से आप थीटा निकालिए, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ रखिए, डी दिया रहेगा यक्स पूछ देगा, या यक्स दिया रहेगा डी पूछ देगा। तो ऐसे भी तमाम सवाल आते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो ये हो गया वी डब्ल्यू अपान वी एस इज इक्वल टू एक्स बाई डी। तो कभी कभी सिंपली इससे भी न्यूमेरिकल लग जाते हैं कि स्विमर की वेलोसिटी दी रहेगी, वाटर की वेलोसिटी दी रहेगी और नदी की चौड़ाई दी रहेगी और पूछा जाएगा दूसरे किनारे जहाँ पहुँचना चाहिए उससे कितना दूर पहुँचेगा, यक्स पूछेगा तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन हो गया कि कम टाइम में नदी को पार करने के लिए तैरना किधर चाहिए, ये पहला हो गया। यदि परपेंडिकुलर स्ट्रीम पे तैर रहा है तो कितने एंगल पर वो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से भी एक फार्मूला आपको थीटा के अलावा भी मिल गया, इसमें भी कोई 3 दिया रहेगा वेरिएबल और चौथा पूछ देगा। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जब स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी vs है तो बहते हुए पानी में स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये तीसरा सवाल पूछा जाता है आपसे। यानी पूछा जाता है द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्ट्रीम, या इसको और भी तरीके से पूछा जाता है कि यदि स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी vs है तो रियल में वो किस वेलोसिटी से नदी को पार करेगा, तब भी निकालना है। या पूछा जाए कि स्विमर की वेलोसिटी स्ट्रीम में बताइए, तब भी आपको v निकालना है। तो v निकालने के लिए फिर यही ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी और पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी वी एस का स्क्वायर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी एस का स्क्वायर। इसका मतलब कि यदि स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी vs हो तो बहते हुए पानी में स्विमर की वेलोसिटी कितनी होगी, इस फार्मूले में दोनों वैल्यू रख दीजिए, स्विमर की वेलोसिटी निकल जाएगी। अब चौथी चीज पूछता है कि कितने टाइम में स्विमर नदी को पार कर जाएगा, ये इसमें चौथा क्वेश्चन। यानी चौथा क्वेश्चन पूछता है टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, यानी कितने देर में स्विमर नदी को पार कर जाएगा। तो टाइम का फार्मूला आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो चूंकि रियल में स्विमर तैरना तो शुरू किया ए से और पहुंच गया सी पर, तो स्विमर ने डिस्टेंस ए सी तय की, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए सी अपॉन वेलोसिटी, यानी स्विमर भी वेलोसिटी से नदी को पार कर रहा है, तो यहाँ भी लिख देंगे। अब ए सी की वैल्यू देखिए, ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस d है, तो परपेंडिकुलर x है और बेस d है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले हैं अंडर रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। इन सभी क्वांटिटीज़ की वैल्यू आप रख दें तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि कम टाइम में जब कम टाइम में
पार कोई स्विमर नदी को पार करेगा तो उसे नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा पूछा जाए तो सीधा इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से रिवर और स्विमर प्रॉब्लम या रिवर एंड बोट्स प्रॉब्लम पर 2 केस और इन दोनों केस में कुल 8 क्वेश्चंस आएंगे और हमने दोनों केस और 8 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल आए आप सीधा आसानी से फार्मूला रख के या तो फार्मूला याद कर लीजिए, या नहीं फार्मूला याद करते हैं या कोई ज़रूरत भी नहीं है तो जैसे बताए हैं वैसे आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। तो केवल 2 ही केस इसमें आप याद रखिए कि कम डिस्टेंस में या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यदि कोई नदी पार करना चाहता है तो सारी बातें, और यदि कम टाइम में नदी को कोई पार करना चाहता है तो सारी बातें। आप क्या क्या पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप नेक्स्ट चैप्टर डाल लें प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, और आपको रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है इसका असाइनमेंट भी हम इस वीडियो के साथ भेज देंगे, उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो आप अपना अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, चैप्टर 2 डायमेंशन, चैप्टर 3 वेक्टर, चैप्टर 4 रिलेटिव वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 5 लिख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसको पढ़ने के पहले आप कुछ छोटी चीजें जान लें कि मोशन कितने तरह का होता है। सबसे पहले इस पर डिस्कशन किया जाए तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ मोशन। दुनिया में बहुत सारे तरह के आप मोशन देखे हो, जैसे ट्रेन का चलना, बस का चलना, पंखे का चलना, स्नैक का चलना, किसी चिड़िया का उड़ना, बर्ड का फ्लाई, एरोप्लेन का उड़ना, पेंडुलम का मोशन करना, स्प्रिंग का मोशन करना, या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही हो जैसे अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रही है। तो बहुत सारे तरह के मोशन आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। 50 एग्जाम्पल हैं मोशन करते हुए, और आप अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे तरह के मोशन आप देखते हो। घड़ी के सुई का मोशन है, स्प्रिंग का मोशन है, पेंडुलम का मोशन है, पंखे का मोशन है, अर्थ का मोशन है, बहुत सारे तरह के आप मोशन अपने डेली लाइफ में देखते हो। अब आपसे सवाल किया जाए कि जितने तरह के हम मोशन अपने डेली लाइफ में देखते हैं वास्तव में वो मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो आपको यहाँ बता दें मोटे तौर पर कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी मोशन होते हैं उन सभी मोशन की स्टडी की जाए, सभी मोशन को ध्यान से देखा जाए तो मोशन 3 तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में लिख लीजिए मोशन इज फॉलोइंग 3 टाइप्स। मोशन 3 तरह के होते हैं। पहला मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन, और तीसरा मोशन इन 3 डायमेंशन। यानी हम अपने डेली लाइफ में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी मोशन देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे के सारे मोशन 3 तरह के होते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। यानी जितने भी बॉडीज़ को हम मोशन करते हुए देखते हैं, जितने भी मोशन को देखते हैं, उन मोशन में से या तो वो 1 डायमेंशनल होंगे या 2 डायमेंशनल होंगे या 3 डायमेंशनल होंगे,
यह तीन ही तरह का हम मोशन अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अब किस तरह के मोशन को हम मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे, किस तरह के मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहेंगे, किस तरह के मोशन को हम मोशन इन थ्री डायमेंशन कहेंगे, इसी का एक ब्रीफ आइडिया इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो पहली हेडिंग लिखिए मोशन इन वन डायमेंशन। तो यदि आपसे सीधा सा सवाल किया जाए कि किस तरह के मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं या मोशन इन वन डायमेंशन है क्या, तो आप सीधा बता दीजिए कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही हो और मोशन करते समय मूविंग ऑब्जेक्ट का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है और मोशन करने के दौरान या मोशन करते समय यदि बॉडी का केवल एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। इसको फिगर से जरा समझिए। मान लीजिए ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जेड एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली ओ पॉइंट पर है, ओरिजिन पर है। तो जब बॉडी ओरिजिन पर है तो बॉडी का कोऑर्डिनेट हो, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0। अब बॉडी ओ पॉइंट से एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद ए पॉइंट पर आ गई। अब यदि हम पूछें ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बॉडी ने मोशन चूंकि एक्स एक्सिस के अलांग किया है, तो ओरिजिन से कितनी दूर पर अब बॉडी है एक्स डिस्टेंस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 0। यदि बॉडी थोड़ी देर बाद ए पॉइंट से आ गई बी पॉइंट पर और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस x डैश है, तब पूछा जाए बी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो हो जाएगा x डैश 0 0। यानी आप देख रहे हो कि एक बॉडी ओरिजिन से मोशन स्टार्ट की, थोड़ी देर बाद ए पर पहुंची, उसके थोड़ी देर बाद बी पर पहुंची, यानी पोजीशन बॉडी का चेंज हो रहा है। ओ पर थी, फिर ए पर आई, फिर बी पर गई। तो जो पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब बॉडी मोशन कर रही है। अब इस मोशन के दौरान बॉडी जब शुरू में जहां थी उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, फिर बॉडी जब ए पर पहुंची तो कोऑर्डिनेट x 0 0 हो गया, फिर जब बॉडी बी पर पहुंची तो कोऑर्डिनेट x डैश 0 0 हो गया। यानी पहला कोऑर्डिनेट शुरू में 0 था, बाद में x हुआ, फिर x डैश हुआ। यानी ये पहला कोऑर्डिनेट 0 से x से x डैश, यानी पहला कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट शुरू में भी 0 था, ए पर भी 0 था, बी पर भी 0 था, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ। थर्ड कोऑर्डिनेट शुरू में 0 था, जब बॉडी ए पर पहुंची तब भी 0 है, लास्ट में भी 0 है। यानी लास्ट के दो कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पहला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। यानी यदि बॉडी मोशन कर रही है, यहाँ पर जो बॉडी मोशन कर रही है आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोशन के दौरान बॉडी का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और मैंने अभी डेफिनेशन बताया है कि यदि कोई बॉडी इस तरह मोशन कर रही हो कि मोशन के दौरान बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। चूंकि मोशन इन वन डायमेंशन केवल स्ट्रेट पाथ पर ही पॉसिबल है, इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन को स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो मोशन इन वन डायमेंशन का एक दूसरा भी नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या आप इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो। रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बता देंगे कि मोशन कुल 3 तरह के होते हैं। तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए देखते हैं, उन सभी मोशन का यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो दुनिया के सारे मोशन सिर्फ 3 तरह के होते हैं: मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब यदि पूछा जाए कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या है या कोई बॉडी किस तरह मोशन करे, तो हम कहेंगे कि इसका मोशन इन वन डायमेंशन है।
तो सीधा सा डेफिनेशन आप बता सकते हो कि यदि कोई बॉडी इस तरह मोशन कर रही हो कि मोशन करने के दौरान यदि बॉडी का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो ऐसे मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। और चूंकि मोशन इन वन डायमेंशन सिर्फ स्ट्रेट पाथ पर ही संभव है, इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन को स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। यानी जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़िए या स्ट्रेट लाइन मोशन की चर्चा कीजिए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम मोशन इन वन डायमेंशन की चर्चा कर रहे हैं। या यदि आपको कोई चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन का पढ़ाया जाए तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशन के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ ए बाइसिकलर, मोशन ऑफ बस ऑन स्ट्रेट पाथ, all are the example of motion in one dimension or straight line motion। अब दूसरा हेडिंग लिखिए मोशन इन टू डायमेंशन। सेकंड है मोशन इन टू डायमेंशन। तो जिस तरह से मोशन इन वन डायमेंशन का डेफिनेशन दिए हो वैसे ही मोशन इन टू डायमेंशन का भी डेफिनेशन दे सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रही हो कि मोशन के दौरान उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो ऐसे मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। तो मोशन इन टू डायमेंशन का डेफिनेशन लिख लेना कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि कोई बॉडी इस तरह मोशन कर रही हो कि मोशन के दौरान बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो ऐसे मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। अब जरा इसको फिगर से समझिए। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक बॉडी इनिशियली ओ पॉइंट पर है, तो जब बॉडी ओ पॉइंट पर है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा। थोड़ी देर बाद बॉडी पहुंच गई मान लीजिए ए पॉइंट पर, और जहां पहुंची उसकी ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस एक्स है। तो ए का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो हो जाएगा एक्स वाई 0। ठीक, अब यदि यही बॉडी थोड़ी दूर मोशन करने के बाद बी पॉइंट पर पहुंच गई और ये डिस्टेंस आपका है वाई डैश और ये डिस्टेंस है आपका एक्स डैश, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश 0। यानी यहाँ पर देख रहे हो कि बॉडी इनिशियली ओ पर थी, थोड़ी देर बाद ए पर पहुंची, थोड़ी देर बाद बी पर पहुंची, तो यानी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब बॉडी तो मोशन कर रही है और मोशन करने के दौरान पहला दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 था, फिर जब ए पर पहुंची तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गया, फिर जब बी पर पहुंची तो एक्स डैश वाई डैश हो गया। लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट शुरू में भी 0 था, ए पर भी 0 था, बी पर भी 0 है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, केवल दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो कहीं भी यदि ऐसा मोशन आपको दिखाई दे जिसमें मोशन के दौरान बॉडी के सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज हों तो ऐसे मोशन को मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं। ठीक, अब मोशन इन टू डायमेंशन आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि यदि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये जो पूरा इलाका होता है ये इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इस पूरे इलाके को वाई जेड प्लेन कहते हैं, इस पूरे इलाके को जेड एक्स प्लेन कहते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब बॉडी मोशन कर रही है और मोशन के दौरान बॉडी का दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये तभी संभव है जब बॉडी प्लेन में चल रही है, यानी यहाँ पर बॉडी का मोशन एक्स वाई प्लेन में दिखाया गया है। तो कोई भी बॉडी यदि मोशन कर रही है और मोशन के दौरान उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो ये तभी संभव है जब बॉडी किसी प्लेन में मोशन करे, क्योंकि जब तक बॉडी किसी प्लेन में मोशन नहीं करेगी उसका दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि मोशन इन टू डायमेंशन केवल प्लेन में ही संभव है, और जब मोशन इन टू डायमेंशन केवल प्लेन में ही संभव है इसीलिए मोशन इन टू डायमेंशन का एक और नाम है मोशन इन प्लेन। आपको तमाम बुक्स में मोशन इन प्लेन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जब भी कहीं मोशन इन प्लेन दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि मोशन इन प्लेन माने मोशन इन टू डायमेंशन, और इसका सीधा मतलब हुआ
कि बॉडी किसी प्लेन में मोशन कर रही है और मोशन के दौरान बॉडी के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मोशन इन प्लेन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। यानी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के दौरान बता सकते हो कि हम मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं या मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब भी आप कह सकते हो कि हम मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन के दो बेहतरीन फेमिलियर एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। चूंकि हमारा चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन है इसलिए आप कह सकते हो कि हम मोशन इन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं या मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ही जो आपका तीसरा मोशन है, तीसरा मोशन मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोशन इन 3 डायमेंशन क्या है, तो जैसे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन को डिफाइन किए हो वैसे ही मोशन इन 3 डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हो। यानी यदि कोई बॉडी इस तरह मोशन कर रही है कि मोशन के दौरान बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो ऐसे मोशन को मोशन इन 3 डायमेंशन कहते हैं। मोशन इन 3 डायमेंशन केवल तभी संभव है जब बॉडी स्पेस में चले। जैसे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, तो स्पेस में जब बॉडी मोशन करती है तभी उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, चेंज होते हैं और तभी उस मोशन को मोशन इन 3 डायमेंशन कहते हैं। तो यदि कोई बॉडी इस तरह मोशन कर रही हो कि मोशन के दौरान बॉडी का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इसे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो मोशन इन 2 डायमेंशन। यदि बॉडी मोशन कर रही हो, मोशन के दौरान बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसे मोशन इन 3 डायमेंशन कहते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन स्ट्रेट पाथ पर ही संभव है। मोशन इन 2 डायमेंशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन तभी पॉसिबल है जब बॉडी प्लेन में चले। और मोशन इन 3 डायमेंशन को मोशन इन स्पेस भी कह सकते हो क्योंकि मोशन इन 3 डायमेंशन तभी पॉसिबल है जब बॉडी स्पेस में चल रही हो। तो हमारा जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअली वो मोशन इन 2 डायमेंशन है या मोशन इन प्लेन है। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ मोशन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसको ढंग से पढ़ेंगे। ये मैकेनिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक है जिसमें जनरल नॉलेज की भी तमाम बातें आपको मालूम हो जाएंगी। अगले क्लास में इसको पढ़ा जाएगा। थैंक यू।